हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो भी मिनिस्टर है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर, इन्होंने कहा है इस एक्ट के अंदर ज़्यादा केसेस फाइल हो रही है क्योंकि अभी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। तो ये एक्ट क्या है? ये प्रिवेंट करती है जो भी एससी और एसटीज़ पर एट्रोसिटीज़ होती है उनको। तो क्या होता है, एससी और एसटी कम्युनिटी में जो भी दूसरे कम्युनिटी का जुल्म कर रहा है, एट्रोसिटीज़ कर रही है, उसको ये प्रिवेंट करती है। और जब एससी एसटी या एसटी एससी के बीच में होगा उसको प्रिवेंट नहीं करता, यानी अदर देन दिस कम्युनिटी वो केसेस ये प्रिवेंट करता है। सो ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट जो भी ऑफेंस करते हैं एससी एसटी कम्युनिटी के अगेंस्ट में। सो देखिए, ये एक्ट किसके अंदर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसका ना कॉन्स्टिट्यूशनल रूट भी है, जैसे आर्टिकल 15 हो गया और 17। 15 बोलता है प्रोहिबिट करना डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। और 17 क्या है? 17 है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को अबॉलिश करता है ये आर्टिकल 17। और जो भी ऑफेंस है ये लिस्टेड है अंडर द कॉग्निजिबल ऑफेंस। सो कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजिबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ऑफेंस को हम कॉग्निजिबल ऑफेंस बोलते हैं। उनमें क्या आता है? देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, यानी वो देखते रहते हैं ना, वॉयरिज्म, यानी गंदी गंदी गालियाँ देना, वो सब रहता है। क्रूएलिटी ऑफ हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स, या फिर मॉलेस्टेशन, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, डाउरी डेथ, रॉबरी, ये सब आते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा सुबाबुल ट्री। सुबाबुल ट्री ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे यूज़ करके जो भी टाइप 2 डायबिटीज़ है उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये ना एक फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस ट्री है जो कि ओरिजिनेट हुआ था मैक्सिको में। और इसका यूज़ ना फ्यूल और फॉडर के लिए करते हैं। जो बकरियां रहती है ना, गोट, उनको ये वाला ट्री, इसकी पत्तियां बहुत पसंद रहती है। सो जानते हैं लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूम्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबिया से। राइजोबिया एक बैक्टीरिया होता है। और फिर जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है ना, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेके उसे अमोनिया में कन्वर्ट करता है और वो फिर लेग्यूम प्लांट में यूज़ होता है। उसमें पीस आते हैं, बीन्स आते हैं, लेंटिल्स, पीनट, सोयाबीन या अल्फा अल्फा, ये सब आते हैं। और उसी के अंडर ही आता है ये सुबाबुल का ट्री भी। सो नेक्स्ट है हमारा आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने कहा है इस योजना के बारे में लोकसभा में। तो ये क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसका 100% खर्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उठाता है। इसका एम है रेगुलेट करता है आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब के मेडिसिन। इसका ही फुल फॉर्म है ये आयुष। देखिए, ये ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर में आता है। और इसका ना ऑब्जेक्टिव है इन्हांस करना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, फैसिलिटेट करना एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और स्ट्रेंथन करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ना ये रिलेटेड है ड्रग्स से। ड्रग्स आती है फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है? ये ऐसी साइंटिफिक स्टडी होती है जो कि स्टडी करती है जो भी ड्रग और केमिकल के इफ़ेक्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। वो ड्रग कैसे भी हो सकते हैं, जैसे केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल या फिर सिंथेटिक, जो भी अफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को। सो नेक्स्ट है हमारा ऑयल फीड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। देखिए, ये बिल बना है, यानी राज्यसभा से तो पास हो गया लेकिन प्रेसिडेंट की असेंट अभी भी बाकी है। तो अभी उतना ये फोकस मत दो, लेकिन थोड़ा हल्का जानकारी रखना जरूरी है। तो ये अभी बिल पास हो गया है राज्यसभा से, तो इसके बारे में जानते हैं। ये अमेंड करता है जो भी ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है 1948 का। इसका एम है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में। और ये एक्सपांड करेगा डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल, यानी अभी सिर्फ मिनरल ऑयल है, तो इनमें ना पेट्रोलियम और नेशनल गैस भी इंक्लूड होने वाली है।
ये बिल रेगुलेट करेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और इस अमेंडमेंट में इंक्लूड क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन, कोल बीड, मीथेन, शेल गैस और सेल ऑयल, ये सब अभी मिनरल के कैटेगरी में इंक्लूड होने वाले हैं। फिर भी ना मिनरल ऑयल में ये इंक्लूड नहीं है, कोल, लिग्नाइट और हीलियम ये इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ ये शेल गैस या ऑयल, मीथेन बीड और हाइड्रोकार्बन ही इंक्लूड है। सो जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आइटम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, कोल या अदर इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्सेस। सो नेक्स्ट है हमारा लिनेन इन्फेक्शन एंड सॉर्टिंग असिस्टेंस सिस्टम। लिनेन क्या होता है, लिनेन एक कपड़े का ही होता है ना फॉर्म। हाँ, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर ने इनॉग्रेटेड किया है ये लीजा सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो कि इंस्पेक्ट करेगा जो भी नहीं क्या ट्रेन के डिब्बे रहते हैं, एसी कोच, वहाँ फिर टॉवल मिलते हैं, बेडशीट मिलते हैं, तो वो कैसे है, हाइजीनिक है या नहीं, वो सब देखेगा। सो ये डेवलप किया गया है पुणे डिवीज़न के द्वारा। ये देखिए लीजा सिस्टम घोरपड़ी से स्टार्ट होने वाला है। ये घोरपड़ी भी पुणे में ही है, जो कि ये जो बेडशीट रहते हैं, टॉवल रहते हैं, वो हाइजीनिक है या नहीं, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में इन्फॉर्म किया गया है कि ये 6 लाख से ज़्यादा इसका इंस्टॉलेशन हो गया है और 1.45 करोड़ इसका कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो ये स्कीम क्या है ये जानते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी फरवरी 2024 में, यानी इसी साल। इसका एम है प्रोवाइड करना फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर घर को। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आती है। देखिए अब स्कीम में ये क्या है, जैसे किसी घर को सोलर पैनल लगवाना है तो सोलर पैनल लगवाने में इसे ये सब्सिडी देंगे, यानी 40% और 60%। 60% हमें खर्च करना पड़ेगा और 40% गवर्नमेंट देगा। और इससे हेल्प होगा 1 करोड़ फैमिलीज़ को, जिनको ना 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। फिर बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट यही है कि हाउस हेल्प को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम आएगा, इंक्रीज़ करेगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और उससे ना कार्बन इमिशन भी कम होगा। तो ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी कौन है, एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है, ये होना चाहिए इंडियन सिटीजन जिनका खुद का घर हो और ऐसा घर हो कि जहाँ सोलर का जो इंस्टॉलेशन हो वो हो सके, और उनका एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी हो, और वो दूसरे किसी स्कीम के अंदर इनरोल ना हो। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, जैसे स्टेट के डिस्कॉम कंपनीज हो गए हैं ना, वो सब ये इम्प्लीमेंट करने वाली है। जैसे मीटर की अवेलेबिलिटी, वेरियस मेजर हो गए, उसे टाइमली इंस्पेक्ट करना या फिर उसे इंस्टॉल करना, ये सब स्टेट की डिस्कॉम पर कंपनीज करने वाली है। जानते हैं सोलर पैनल क्या होते हैं। सोलर पैनल ये देखिए, ये तो सोलर पैनल ऐसे पैनल होते हैं जिसमें ना फोटोवोल्टाइक सिस्टम रहता है। फोटोन का मतलब ही लाइट होता है, और वोल्टाइक जैसे वोल्टेज, करंट। तो जैसे फोटोन, ये सन की लाइट आती है ना, तो ये करंट डेवलप होके फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट है हमारा अरवरी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ने बोले हैं, जो पार्टिसिपेट किए थे यूएन की कन्वेंशन हुई थी ना अभी कम्बैट डिजर्टिफिकेशन की, रियाद सऊदी अरेबिया में, वहाँ शोकेस किए थे अरवरी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अरवरी के 5 किलोमीटर वाला जो भी बफर जोन है ना, उसे ग्रीन बिल्ड करने वाला है। तो अरवरी कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे समझिए दिल्ली से स्टार्ट होंगी, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ऐसे ये एक माउंटेन रेंज है। ये जो है ना यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, इसका विज़न है क्रिएट करना ग्रीन कॉरिडोर अक्रॉस द लैंड डिजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन एरियाज़ में। और ये इन्वॉल्व करेंगी जैसे प्लांट करना नेटिव स्पीसीज जो कि हमारे इंडिया के हो गए, खुद के नेटिव स्पीसीज ऑफ प्लांट, और फिर रिजर्वनेट करेंगी वाटर सरफेस वाटर बॉडीज जैसे लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, यानी वहाँ नेचुरल एक इकोसिस्टम तैयार करने वाले हैं।
सो नेक्स्ट है हमारा अलीपो सिटी। अलीपो सिटी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ फिर से कॉन्फ्लिक्ट बिगन हो गया। यानी देखिए 10 साल पहले जब सीरिया का वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तब से इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी इस सिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। यानी यहाँ जो यूनेस्को की साइट होंगी ब्यूटीफुल वाली, वो तो अभी ख़त्म हो जाएंगी। सो अलीपो का मतलब क्या होता है? अलीपो, इसे ही हलाब भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटीज़ में आती है, जो कि मेंशन भी है इजिप्टियन टेक्स्ट में, और ये एक प्रिंसिपल सिटी है नॉर्दर्न सीरिया की। सो देखिए, ये हो गई सीरिया, ये हो गया तुर्की का बॉर्डर, और ये हो गई अलीपो सिटी, यानी तुर्की के थोड़ा साइड में है, बॉर्डर में है। तो देखिए ये सिचुएटेड है तुर्कीज बॉर्डर में, और यहाँ इम्पोर्टेंट रिवर है वाकवा रिवर, और ये सिटी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जो कि 1986 में लिस्टेड हुई थी। और ये सिटी लोकेशन है बहुत सारे क्रॉस रोड का भी, जैसे समझिए ओटोमन एम्पायर, मंगोल्स, मामलुक डिनास्टी, अरब, असेरियन, हितियन, इनका सबका ना ट्रेड रूट भी ये सिटी था। तो ये सिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने अभी लॉन्च किया है एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए और उसे ट्रैक करने के लिए एक फोरकास्ट, जो कि है गैंगेटिक प्लेन में। तो ये क्या है? ये एक इंटरगवर्नमेंटल नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर है, जो कि काम करता है जो भी लोग रहते हैं हिंदू कुश हिमालयन रीजन में, उनके लिए। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। सो देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो भी है हिंदू कुश रीजन के लिए। तो इसके मेंबर कंट्रीज देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, यानी जितने भी वो हिंदू कुश वाले रीजन के हैं ना, ये सब कंट्रीज़ है। इसका फंक्शन यही है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करती है हर जनरेशन को, और इनोवेट करती है वेरियस सॉल्यूशन, जो कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में काम आते हैं माउंटेन के। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।